भारतीय जनता पार्टी में मतलब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। 45 साल के नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अब संभाल ली है। और ये सिर्फ एक पद पर किसी का बैठना नहीं है, इसको एक पीढ़ीगत बदलाव की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो पार्टी की आने वाले सालों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल, आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक विस्तृत लेख के आधार पर हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि आखिर ये नितिन नवीन है कौन। एक अपेक्षाकृत शांत रहने वाले नेता को अचानक इतनी बड़ी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा हो, वहां अध्यक्ष की बॉस वाली भूमिका के असल में क्या मायने हैं? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि नवीन की नियुक्ति सिर्फ एक चेहरा बदलना नहीं है, ये पार्टी की भविष्य की रणनीति का एक, आप कह सकते हैं, साफ इशारा है। और उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। अच्छा, एक तरफ तो एक के बाद एक आने वाले चुनावों को जिताने का जबरदस्त दबाव है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर के समीकरणों और गठबंधन के साथियों के साथ तालमेल बिठाने की एक बहुत बड़ी और नाजुक चुनौती है। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को ही समझते हैं जो अब इस पूरी मशीनरी के केंद्र में है। कौन है नितिन नवीन? लेख बताता है कि वो 45 साल के हैं, बिहार से 5 बार विधायक रहे हैं और 1980 में उनका जन्म हुआ। यानी वो उस पीढ़ी से आते हैं जिसने इमरजेंसी के बाद की राजनीति को आकार लेते हुए देखा है, लेकिन उनकी अपनी राजनीति उसके बाद ही शुरू हुई। उनका राजनीतिक अनुभव भी काफी मजबूत है। हाँ, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जी, सड़क निर्माण, शहरी विकास और कानून जैसे अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। लेकिन उनकी असली पहचान, मतलब जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है, वो एक मंत्री के तौर पर नहीं है। हाँ, उनकी पहचान एक संगठन के व्यक्ति के तौर पर है। और इसका सबसे ताजा और शायद सबसे बड़ा सबूत हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वो छत्तीसगढ़ में 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रभारी थे, और दोनों ही बार पार्टी ने वहां मतलब सबको चौंकाते हुए शानदार जीत हासिल की, खासकर वो विधानसभा चुनाव जहां कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनकी रणनीति बनाने की और उसे जमीन पर उतारने की काबिलियत का एक टेस्ट केस था। लेख उन्हें एक साइलेंट आर्किटेक्ट कहता है, यानी पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला रणनीतिकार। बिल्कुल, बीजेपी जैसी कैडर पर आधारित पार्टी में इसी चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो नेता जो कैमरों के लिए नहीं बल्कि बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए काम करता है। उनका शांत और मृदुभाषी स्वभाव शायद इसी का हिस्सा है। वो टकराव की राजनीति से बचते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं। हो सकता है कि इसी खूबी ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया हो। हाँ, खासकर एक ऐसे समय में जब गठबंधन को साधना एक बड़ी प्राथमिकता है। क्या था? हाँ, प्रधानमंत्री का बयान बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि नवीन उस पीढ़ी के हैं जिसने बचपन में रेडियो से खबरें सुनी और अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े फासले को पाटने जैसा है। ये दिखाता है कि पार्टी अब भविष्य की तरफ देख रही है। लेकिन भविष्य की तरफ देखने के साथ ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी सामने आती है, और वो है जेनजी। जेनजी यानी 1997 के बाद पैदा हुए वोटर। हाँ, ये वो पीढ़ी है जिसकी दुनिया, जिसकी सोच और जिसकी प्राथमिकताएं पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। क्या नवीन इस पीढ़ी से पार्टी को जोड़ पाएंगे? ये बीजेपी के 25 साल के विजन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और लगता है कि नवीन इस चुनौती को अच्छी तरह समझते हैं। पद संभालने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सीधे युवाओं से राजनीति में आने की अपील की, और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश है। हाँ, वो लाइन काफी चर्चा में है। राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है, जहां आपकी रफ्तार नहीं बल्कि आपकी सहन शक्ति यानी स्टैमिना पर खा जाता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक सीधा संदेश है जो तुरंत नतीजों की उम्मीद करते हैं कि शॉर्टकट नहीं होते। हाँ, वो कह रहे हैं कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होते। आपको धैर्य के साथ सालों साल जमीन पर काम करना होता है। एक तरह से वो अपनी अध्यक्षता का टोन सेट कर रहे हैं, धैर्य, संगठन और लंबी दौड़ा पर फोकस, न कि सिर्फ तात्कालिक चुनावी जीतों पर। बिल्कुल। तो ये तो हुई उनके प्रोफाइल और विजन की बात, जो कागज पर बहुत मजबूत दिखती है। लेकिन असल परीक्षा तो अब शुरू होगी, क्योंकि ये पद कांटों के ताज से कम नहीं है। अध्यक्ष बनते ही उनके सामने चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट है। लिस्ट काफी लंबी है और समय बहुत कम। उनकी पहली और
तत्काल परीक्षा तो कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हो जाएगी। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। और हर राज्य की अपनी अलग चुनौती है। असम और पुडुचेरी में सरकार बचानी है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहां सत्ता हासिल करने का सपना पूरा करना है। और फिर दक्षिण का किला, केरल और तमिलनाडु, जहां पार्टी का आधार बढ़ाना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर। हाँ, इसके बाद असली मैराथन शुरू होगी। 2027 में उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में चुनाव है, फिर 2028 में 9 राज्यों में, और इन सब के बाद 2029 में सबसे बड़ी चुनौती, लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जिताना। ये दबाव बहुत बड़ा है। ये दबाव सिर्फ विपक्ष के मुकाबले का नहीं है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है कि नितिन नवीन की असली प्रतिस्पर्धा विपक्षी दलों से नहीं बल्कि अपने ही पूर्ववर्तियों से है। और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब आपके पहले के अध्यक्षों ने चुनावी राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों, तो आपके लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, आपको उसी अंदाज में और उसी बड़े अंतर से जीतना होता है। मतलब उन पर सिर्फ नतीजे देने का नहीं, बल्कि पार्टी की वो आक्रामक चुनावी मशीन वाली छवि को बनाए रखने का भी दबाव होगा। हाँ, और ये चीज शायद उनके शांत स्वभाव से हमेशा मेल न खाए। इसके अलावा 2 और बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र लेख में है। एक पार्टी के अंदर और दूसरी गठबंधन के बाहर। बिल्कुल। पहली चुनौती है आंतरिक प्रबंधन। पार्टी में कई बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास दशकों का अनुभव है। कुछ शायद खुद भी इस पद के दावेदार रहे होंगे। उन सभी को साथ लेकर चलना, उनके अनुभव का सही इस्तेमाल करना, ये नवीन के कूटनीतिक कौशल की पहली परीक्षा होगी। और दूसरी, शायद इस समय की सबसे बड़ी चुनौती, गठबंधन की राजनीति। केंद्र में अब पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार नहीं, बल्कि एनडीए की गठबंधन सरकार है। सहयोगियों को साथ रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस पर खास जोर दिया था। उन्होंने कहा कि नवीन की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी को संभालना नहीं, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगियों के बीच तालमेल पक्का करना भी है। तो ये उनकी भूमिका को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। हाँ, अब वो सिर्फ एक पार्टी अध्यक्ष नहीं, बल्कि एक तरह से एक गठबंधन के संयोजक भी हैं। तो एक तरफ तो ये गठबंधन को संभालने की चुनौती है, जहां उन्हें एक समन्वयक बनना है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक बिल्कुल अलग समीकरण है जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, और वो है पीएम मोदी के बॉस वाली बात। ये सत्ता का संतुलन असल में कैसे काम करेगा? देखिए, सैद्धांतिक रूप से पार्टी के संविधान के हिसाब से अध्यक्ष का पद ही सबसे बड़ा होता है। अध्यक्ष ही पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को सार्वजनिक मंच से कहा। उनका बयान था, जब बात पार्टी की हो तो नितिन नवीन बॉस है और मैं एक कार्यकर्ता हूं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा बयान लगता है। ये बयान पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को एक सीधा संदेश देता है कि संगठन व्यक्ति से बड़ा है और सर्वोपरि है। ये पार्टी के अनुशासन और पदानुक्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। लेकिन व्यवहार में ये कैसे काम करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। असल में क्या है कि ये एक आपसी समझ और सम्मान का रिश्ता है, जहां पीएम सरकार चलाते हैं और अध्यक्ष संगठन। चुनौती तब आती है जब दोनों के बीच किसी मुद्दे पर असहमति हो। जाहिर है इस नियुक्ति पर विपक्ष चुप तो नहीं बैठा होगा। लेख में उनकी प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है। हाँ, और हमें यहाँ ये साफ कर देना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को सामने रख रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपना पक्ष नहीं है। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को ही अलोकतांत्रिक बताया है। उनका मुख्य आरोप क्या है? कांग्रेस के पवन खेड़ा और मणिकम टैगोर के हवाले से लेख में लिखा है कि बीजेपी में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, कि ये कोई चुनाव नहीं था, ये सिर्फ एक घोषणा थी। उनका आरोप है कि पार्टी में सारे फैसले सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह लेते हैं और अध्यक्ष का पद बस एक रबर स्टैंप की तरह है। उन्होंने बीजेपी को तानाशाही की ओर बढ़ती हुई सत्तावादी पार्टी तक कह दिया। जी, और आरजेडी की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है, या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी की आंतरिक प्रक्रियाएं अब विपक्ष के लिए एक आसान निशाना बन गई हैं? ये दोनों का मिश्रण है। जाहिर है विपक्ष हर मौके का फायदा उठाएगा, लेकिन ये भी सच है कि पिछले एक दशक में पार्टी के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण इतना मजबूत हुआ है कि इस तरह के आरोप आसानी से चिपक जाते हैं। आरजेडी के मनोज झा ने भी यही कहा कि इसे चुनाव कैसे कह सकते हैं जहां कोई दूसरा उम्मीदवार ही ना हो। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी। तो ये विपक्ष का नजरिया हुआ। अब आखिर में बात करते हैं कि नितिन नवीन ने खुद अपना पहला संदेश क्या दिया। पदभार संभालने के बाद उनके भाषण से हमें उनकी दिशा के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? उनका भाषण उनकी वैचारिक दिशा को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि ये कोई पद नहीं है, बल्कि एक विचारधारा, परंपरा और जिम्मेदारी है।
उन्होंने राजनीति की एक परिभाषा भी दी जो काफी ध्यान खींचती है। उन्होंने कहा, राजनीति सत्ता नहीं, साधना है, भोग नहीं, त्याग है, ऐश्वर्य नहीं, तपस्या है। ये शब्द बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये भाषा सीधे तौर पर बीजेपी और संघ की मूल विचारधारा से जुड़ी हुई है। ये संदेश पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें उनकी वैचारिक जड़ों की याद दिलाने के लिए था। ये दिखाता है कि भले ही अध्यक्ष नया हो, लेकिन पार्टी अपनी मूल विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी। और लेख में उनके भाषण की एक और लाइन का जिक्र है जो शायद आने वाले चुनावों की दिशा भी तय कर सकती है। हाँ, वो सनातन परंपराओं वाली बात। जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सनातन परंपराओं और आस्था की रक्षा और देश को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों मतलब आबादी में हो रहे बदलावों से बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने को कहा। हाँ, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये साफ करती हैं कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। ये संदेश सीधे तौर पर पार्टी के कोर वोटर और कैडर के लिए था कि संगठनात्मक बदलाव के बावजूद वैचारिक लाइन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो नितिन नवीन की नियुक्ति एक पीढ़ीगत बदलाव जरूर है, लेकिन इसके साथ ही ढेरों चुनौतियां भी हैं। उन्हें एक तरफ चुनावी मशीन को पहले की तरह चालू रखना है, दूसरी तरफ गठबंधन की नाजुक डोर को साधना है, और इन सब के बीच पार्टी के वैचारिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी कसौटी 2014 के बाद बीजेपी को मिली ऐतिहासिक सफलताएं होंगी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या अपने शांत स्वभाव और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाले नवीन पार्टी की आक्रामक जीत की लय को बनाए रख पाएंगे, या फिर उनकी अध्यक्षता में खासकर गठबंधन की मजबूरियों के बीच हमें बीजेपी की राजनीति की एक नई, ज्यादा सहयोगात्मक और थोड़ी कम आक्रामक शैली देखने को मिलेगी। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा।